हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में। इससे पहले मैंने आपको 3 से 4 वीडियो पहले इस टॉपिक के रिलेटेड मैंने आपको वीडियो एक बना कर अपलोड की थी सीरीज़ के रिलेटेड। तो आप मेरी इस वीडियो को भी जरूर देख सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा ताकि आपको ईजी रहे ये वीडियो देखने में। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। कंट्रोल स्ट्रक्चर एंड इट्स टाइप्स। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है कंट्रोल स्ट्रक्चर की। तो कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है? ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कि आमतौर पर इस्तेमाल होती है जो हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन का फ्लो होता है, इसकी डायरेक्शन होती है, इसको कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होती है। यानी कि कोई भी हम प्रोग्राम लिखते हैं उसमें किस तरह वो एग्जीक्यूट करेगा, किस तरह उसके वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे हम, वो रैम में जाकर एग्जीक्यूट होंगे, और जो हमने उसको फंक्शन परफॉर्म करने के लिए दिया होगा टास्क प्रोग्राम को, तो वो किस तरह परफॉर्म करेगा। इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कंट्रोल स्ट्रक्चर कहते हैं। इसमें इसकी डिफरेंट टाइप्स आती हैं जिसके ज़रिए से हम प्रोग्राम की जो स्टेटमेंट्स होती हैं, मैंने लिखा होता है टास्क परफॉर्म कराने के लिए कि फ़लाँ टास्क परफॉर्म करे, सम का या ऐड, सम का, सब्ट्रैक्शन का। तो उसको किस तरह कंट्रोल करना है, उसके भी स्ट्रक्चर्स हैं कि इसको कंडीशन की बेस पर कंट्रोल करना है या सिंपल एज इट इज़ कंट्रोल करना है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, इसकी टाइप्स भी हैं। तो कंट्रोल स्ट्रक्चर आपको समझ लगी क्या होता है? एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो कि प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के फ्लो को कंट्रोल करती है कि प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, किस तरफ जाएगा वो, कि वो हमारी कंडीशन में पूरा उतरेगा कि नहीं उतरेगा। इन सब चीज़ों को कंट्रोल करेगा वो कंट्रोल स्ट्रक्चर। इसमें डिफरेंट टाइप्स आती हैं। सबसे पहले है सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर। जैसे कि इसके नाम से ज़ाहिर है, सिंपल स्ट्रक्चर भी आप इसे कह सकते हैं कि जो भी स्टेटमेंट हम लिखेंगे वो एक या ऐसा स्टेटमेंट होंगी, हम लिखेंगे उसको तो उसमें कोई कंडीशन नहीं होगी, जैसे वो लिखे होंगे वो वैसे एग्जीक्यूट होंगी। यानी कि उसमें कोई कंडीशन का अमल दखल नहीं होगा। ये कंडीशन के बगैर स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए इसको सिक्वेंशियल स्ट्रक्चर कहते हैं या सिंपल स्ट्रक्चर भी आप कह सकते हैं। इसमें तमाम स्टेटमेंट्स ऐसे ही एग्जीक्यूट होंगी, उसी सेम ऑर्डर में एग्जीक्यूट होंगी जैसे कि उनको स्पेसिफाई किया गया प्रोग्राम में। यानी कि जैसे हमने इस सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर में स्टेटमेंट लिखी होंगी वो वैसे ही एग्जीक्यूट होंगी, एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी। इसकी मैंने एग्जांपल भी नीचे दी हुई आपको, मैं दिखाता हूँ आपको उसके बारे में। जैसे कि ये मैंने एक एग्जांपल दी हुई है, स्टेटमेंट्स हैं, एक बॉक्स बना हुआ हमारे पास, इसमें स्टेटमेंट्स हैं, स्टेटमेंट स्टेटमेंट 1, 2 और 3 एंड सो ऑन, जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी एन तक। तो वो किस तरह एग्जीक्यूट होंगी? इससे पहले तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगी, फिर 2 एग्जीक्यूट होगी, फिर 3 एग्जीक्यूट होगी। इस तरह वो चलता जाएगा एन स्टेटमेंट होंगी, तो वो जब तक उसकी बारी नहीं आएगी तो वो उस तरह चलता रहेगा और फिर वो एग्जीक्यूट होती रहेंगी, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी। यानी कि बारी बारी चलेंगी तो एग्जीक्यूट होंगी, इसमें कोई कंडीशन वगैरह नहीं है। आप इस तरह भी इसको समझ सकते हैं, एग्जीक्यूशन ऑफ दिस स्ट्रक्चर। तो इसके बाद ये तो हमारा सिंपल स्ट्रक्चर है, सिक्वेंशियल स्ट्रक्चर है। इसके बाद जो स्ट्रक्चर आता है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है इससे। तो उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सिलेक्शन स्ट्रक्चर। पहला सीक्वेंशियल, दूसरा सिलेक्शन स्ट्रक्चर। जैसे कि इसके नाम से ज़ाहिर है, इसमें हम सेलेक्ट करेंगे कुछ ना कुछ, कोई कंडीशन वगैरह होगी उसकी बेस पे हम स्टेटमेंट सेलेक्ट करेंगे कि ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, कि ये इस कंडीशन पे उतर रही है तो ये एग्जीक्यूट होगी, बाकी कोई इग्नोर कर देगा वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी। तो इसमें क्या कहता है, इसमें एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होंगी या डिपेंड करेंगी कंडीशन की बेस पर एग्जीक्यूशन के लिए। यानी कि एग्जीक्यूशन के लिए वो डिपेंड करेंगी कंडीशन पर। यानी कि अगर कंडीशन ट्रू हुई तो वो एग्जीक्यूट होगी स्टेटमेंट्स, अदरवाइज वो इग्नोर कर देगा या कोई और स्टेटमेंट्स वगैरह एग्जीक्यूट करा देगा। इसकी सिंटेक्स मैंने नीचे लिखा हुआ है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है इफ़ स्टेटमेंट, ये इसका सिंटेक्स है, इसको किस तरह हम लिखेंगे। इसकी मैंने आपको एग्जांपल पहले भी दी थी वीडियो में, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, और आप उसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आप इस चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मेरा चैनल भी न्यू है तो मुझे सब्सक्राइबर की ज़रूरत है, जैसा कि आप सब जानते हैं। तो इस इफ़ स्टेटमेंट में हम क्या करेंगे, इफ़ होगा और कंडीशन होगी कोई भी,
और इसके अंदर स्टेटमेंट्स होंगी, स्टेटमेंट 1 2 एंड सो ऑन एंड दिकर, और ये कर्ली ब्रैकेट ओपन से क्लोज होंगी। ये तो आप सबको पता है। अगर ये नहीं डालेंगे तो आपका एरर आ जाएगा। तो ये जैसे कंडीशन ट्रू होगी तो वो स्टेटमेंट जो होगी वो कंडीशन ट्रू होगी तो वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, एक या ऐसे ज़्यादा। अगर तो वो कंडीशन ही फॉल्स हुई तो वो फिर स्टेटमेंट भी नहीं एग्जीक्यूट होगी। ये सिंपल यानी कि है स्ट्रक्चर। कंडीशन के बेस पर काम करेगा, सिलेक्ट करेगा एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को। अगर तो कंडीशन ट्रू हुई तो वो एग्जीक्यूट कर देगा, वरना नहीं करेगा। सिंपल सी। नीचे से मैंने वर्किंग भी लिखी हुई है। वर्किंग में या लिमिटेशन इसकी क्या कहते हैं आप, कि ये एग्जीक्यूट करेगा एक से ज़्यादा एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स इफ़ गिवन कंडीशन जो है वो ट्रू हो। अगर जो कंडीशन दी गई अगर वो ट्रू हुई तो ये एग्जीक्यूट करेगा एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स। या अगर वो फॉल्स हुई, दूसरी इसी लिमिटेशन है वर्किंग में क्या कहता है ये, अगर तो वो फॉल्स हुई तो ये एग्जीक्यूट करेगा दूसरी स्टेटमेंट या दूसरी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स इफ़ गिवन कंडीशन इज़ फॉल्स। अगर तो गिवन कंडीशन ही फॉल्स हुई तो ये फिर कोई और स्टेटमेंट्स वगैरह एग्जीक्यूट करेगा उसको छोड़कर, जो कि इसकी कंडीशन में नहीं आती, इसकी जो रेंज है उसके उसमें नहीं आती। तो ये उन स्टेटमेंट को छोड़ के कोई और एग्जीक्यूट करेगा जो इसके रेडार में आती हो, जो भी आप इसको कह सकते हैं, जो भी इसकी रेंज में आती हो। तो ये सिलेक्शन स्ट्रक्चर जो है ये कंडीशन के बेस पर काम करता है। अगर तो वो ट्रू होगी तो एग्जीक्यूट करेगा स्टेटमेंट्स या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, अगर फॉल्स हुई तो वो फिर छोड़ देगा, या दूसरी स्टेटमेंट जो होंगी इसके मुताबिक होंगी, इस कंडीशन के ऊपर पूरा उतरी होंगी तो फिर वो उसको एग्जीक्यूट करेगा। ये इफ़ स्टेटमेंट जो है इसकी काफ़ी सारी एग्जांपल हैं सिलेक्शन स्ट्रक्चर की। इफ़ एल्स, एल्स इफ़, नेस्टेड इफ़ एल्स वगैरह काफ़ी सारी हैं, या आप गूगल से भी सर्च कर सकते हैं। इसके काफ़ी सारे एग्जांपल हैं इसकी। इसके बाद आता है इफ़ एल्स स्टेटमेंट, ये लास्ट में जो मैंने लिखा हुआ है ये भी उस तरह काम करता है, लेकिन इसमें एक न्यू चीज़ आई है। वो सिर्फ इफ़ था, इफ़ स्टेटमेंट था ऊपर वाला हमारा, लेकिन इसमें इफ़ एल्स है, एल्स भी आ जाएगा। अगर ये नहीं तो वो चल जाएगा, यानी कि इसका ये मतलब है अगर इफ़, अगर एल्स उसके अलावा, अगर ये नहीं तो फिर उसके अलावा वो चल जाएगी, इस तरह काम करेगा। यानी कि इसमें इफ़ ओवर एक एल्स होगा, कहने का मतलब ये है। इसमें भी यही है, इफ़ कंडीशन होगी और ये कर्ली ब्रैकेट ओपन, कर्ली ब्रैकेट ओपन करने के बाद इसमें स्टेटमेंट्स आएंगी, स्टेटमेंट 1 2 और एन तक है। ये मैंने न्यू पेज ओपन किया है। तो इससे पहले आपने देखा कि ये इफ़ कंडीशन होगी सबसे ऊपर, और इसके बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन से क्लोज होगी, फिर स्टेटमेंट 1 होगी, 2 और जितनी भी होंगी एन तक चलती रहेंगी। फिर हम इसको क्लोज कर देंगे। ये हमने पिछले पेपर इसको ओपन किया लास्ट में, तो और अब हमने इसको स्टार्ट, इस पेज के स्टार्ट पर इसको क्लोज कर दिया स्टेटमेंट डालकर, काफ़ी सारे स्टेटमेंट्स डालकर। इसके बाद एल्स आ जाएगा। एल्स में भी क्या होगा, वही सेम काम होगा, लेकिन ये एल्स आएगा। इसकी कंडीशन नहीं लिखेंगे हम, लेकिन वो खुद ही समझ जाएगा कि हमने एल्स क्यों डाला है। अगर वो नहीं चलेगी तो फिर ये चल जाएगा, उसको वो कंपाइलर खुद ही समझ जाएगा। वो ये प्री डिफाइंड कीवर्ड्स हैं, इफ़, एल्स वगैरह, नेस्टेड वगैरह, फॉर लूप वगैरह, तो ये कंपाइलर खुद ही समझ लेता है। जिस बंदे ने लैंग्वेज बनाई है उसने सारे कीवर्ड्स पहले ही डिफाइन किए हुए हैं, तो हमें इतना कोई मसला नहीं होगा, या कंपाइलर को कोई मसला नहीं होगा। इसमें भी एक या ऐसा स्टेटमेंट्स होंगी। इसमें न्यू चीज़ आई है एल्स, यानी कि अगर हम इस चीज़ को निकाल दें तो ये पुराना ही इफ़ की तरह ही काम करेगा हमारा। इसमें इफ़ चलेगा तो एल्स चलेगा, इसमें दो हो जाएंगे, तो ये इफ़ की निस्बत मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा काम करेगा अगर हम इसको यूज़ करेंगे तो। बाकी आपकी मर्ज़ी, जो आप यूज़ करना चाहें अपने प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर के मुताबिक। इसकी वर्किंग क्या है, इसकी वर्किंग भी से थोड़ी मुख्तलिफ है। इसमें क्या है, इसमें अगर एक कंडीशन ट्रू हो जाती है तो वो एग्जीक्यूट कर देगी, तो दूसरी एग्जीक्यूट नहीं करेगी। ज़ाहिर सी बात है, जब एक कंडीशन ट्रू कर गई है हमारी और इसमें दो कंडीशन है इफ़ और एल्स, तो यहाँ तो इफ़ चलेगा तो ये एल्स चलेगा। जब हमारी एक कंडीशन ट्रू हो गई है तो अदर इज़ नॉट एग्जीक्यूटेड, यानी कि एक कंडीशन ट्रू है, फ़र्ज़ कर लें इफ़ अगर ट्रू है तो एल्स जो है हमारी वो काम नहीं करेगी, क्योंकि हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो गया, हमें अपना रिज़ल्ट मिल गया, आउटपुट रिज़ल्ट मिल गई है। तो हमें दूसरी की
ज़रूरत नहीं है कि वो चले, और वो चलेगी भी नहीं कंपाइलर के मुताबिक। और हमने भी उसमें ऐसी कंडीशन वगैरह रखी होगी कि वो कंपाइलर को चलने देगा। यहाँ दूसरा इसकी लिमिटेशन या वर्किंग है कि अगर पहली फाल एक फाल था तो अदर कंडीशन इज़ ट्रू, ये इसका उल्टी है, जैसे कि आप समझ सकते हैं। आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है इसके बारे में। इसके बाद हम चलते हैं स्विच स्टेटमेंट के ऊपर। जैसे कि इसके नाम से जाहिर है, स्विच स्टेटमेंट यानी कि इसमें स्विचिंग होगी। ये मल्टीपल नेस्टेड इफ एल्स स्ट्रक्चर जो होता है उससे ये काफ़ी अच्छा काम करता है। मैं आपको एक इसका की पॉइंट बता रहा हूँ। वो जब हम वो यूज़ करते हैं जब कंडीशन एक से ज़्यादा चॉइसेस हों, बहुत सारी कंडीशन हो और हमने सेलेक्ट करनी हो कोई एक, उसको एग्जीक्यूट कराना हो, तो वो तब उसका काम करना मुश्किल हो जाता है नेस्टेड इफ एल्स का। लेकिन ये जो है स्विच स्टेटमेंट, इसमें केसेस होते हैं जिसकी वजह से वो अपने कंडीशन के मुताबिक एग्जीक्यूट करता है अपने आप को, अपने केस को। और फिर अगर तो ट्रू है तो वो फिर ब्रेक हमने लगाया था स्टेटमेंट, वो बाहर आ जाता है। फिर दूसरे केस पे नहीं जाना पड़ता उसको। अगर तो नहीं तो फिर एक से दूसरे तीसरे केस पे जाता है। इस तरह काम करता है जी, जिसकी वजह से ईजी रहता है। यानी कि ये तब यूज़ होगा जब बहुत सारे केसेस होंगे और इसमें से हमने एक केस को सिलेक्ट करके उसको एग्जीक्यूट कराना हो। यानी कि चॉइसेस पर बहुत सारी चॉइसेस हों, उस पे से हमने एक सेलेक्ट करनी हो और उसको एग्जीक्यूट कराना हो, तो तब ये यूज़ होता है। लेकिन मल्टीपल इफ एल्स या नेस्टेड इफ एल्स यूज़ नहीं हो सकता वहाँ, क्योंकि वो फिर काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है वहाँ। तो उससे बजाय उसकी निस्बत हम बेहतर ये है कि हम ये स्विच स्टेटमेंट यूज़ कर लें। इसमें क्या होता है, स्विच होगा कीवर्ड, इफ़ एल्स और ये स्विच वगैरह जो भी है कीवर्ड्स हैं, ये पहले से डिफाइन है। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है इसके बारे में। स्विच एक्सप्रेशन क्या होगा, एक्सप्रेशन में कुछ भी हो सकता है। यहाँ हम कुछ भी आप डाल सकते हैं, इंटीजर हो सकता है या करैक्टर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और इसके बाद इसके केसेस आ जाएंगे, कर्ली ब्रैकेट ओपन किया हमने, इसके केसेस आ जाएंगे। इसके बाद केस कांस्टेंट 1 होगा, यानी कि पहला केस होगा, उसमें क्या होगी, स्टेटमेंट लिखी होंगी। स्टेटमेंट अगर तो वो केस, इसके एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, पहले आपके एग्जांपल समझ लें कि हमने फ़र्ज़ करें हमने एक हफ़्ते में 7 दिन होते हैं, तो हमने उसमें से यूज़र को कहें कि ऐसा नंबर इनपुट करे कि जिसकी वजह से वो दिन का कोई ऐसी इनपुट दे कि वो दिन का नाम क्या है वो भी शो हो, और उसका किस दिन वो दिन किस नंबर पर आ रहा है वो भी शो हो। तो इस तरह की कोई कंडीशन हो, तो ये उन चीज़ों के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल होता है चॉइसेस वगैरह में, कि यूज़र एंटर करे टू पे क्या आता है, मंगल आता है, तो मंगल दिन का नाम भी आए हमारे सामने, एग्जीक्यूट हो, शो हो, डिस्प्ले हो, और उसका जो नंबर है कि दूसरा दिन जो होता है वो मंगल होता है, तो वो भी शो हो। इनकी दोनों चीज़ें शो, नंबर भी और उसका नाम भी। अब आपको इसकी काफ़ी अच्छी समझ लग गई होगी। स्टेटमेंट आएगी, पहला केस होगा उसकी स्टेटमेंट होगी। अगर तो वो ट्रू हो जाएगा तो वो हमने ब्रेक लगाई होती है आगे, ब्रेक स्टेटमेंट लगाया होता है। ये क्या करता है कि एक फर्स्ट केस की बॉडी जो होती है ना, उसके लास्ट में आता है। अगर तो वो ट्रू है, यहाँ फॉल्स है, तो ये बाहर निकल जाएगा। अगर तो फॉल्स हुआ तो वो सेकंड केस पर आ जाएगा और उसको चेक करेगा। अगर ट्रू हुआ फिर भी बाहर आएगा, लेकिन अगर ट्रू हुआ फिर भी बाहर आएगा, लेकिन फिर ये सेकंड केस पर नहीं आएगा, क्योंकि वो जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये इसमें वो सेलेक्ट करेगा। अगर तो वो कंडीशन ट्रू हुई, बहुत सारे स्टेटमेंट्स में से ये कोई एक सेलेक्ट करेगा, अगर तो वो ट्रू हुई तो वो एग्जीक्यूट कर देगा स्टेटमेंट को या केस वगैरह को। उसमें जो स्टेटमेंट लिखी होंगी उसको एग्जीक्यूट करके बाहर आ जाएगा, फिर बाकी की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो हमें नहीं फ़र्क पड़ता कि वो ज़ाहिर सी बात है वो हमारी कंडीशन पर नहीं उतरेंगी, जो हमें रिज़ल्ट चाहिए होगा वो आ जाएगा हमारे पास, तो फिर ये बाहर आ जाएगा। और ये जो है केस वगैरह हैं, केस कांस्टेंट 2 3 जितने भी होंगे, फिर ये नहीं चलेंगे। पहले पे जाएगा तो अगर ट्रू है तो फिर वो बाहर आ जाएगा।
और बाहर आके फिर ये किसी को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, हमारा प्रोग्राम वहीं रुक जाएगा। सक्सेसफुली हमें आउटपुट, वो जो हमारी डिज़ायर्ड आउटपुट होगी वो मिल जाएगी। अगर तो नहीं होगा फिर ये दूसरे से तीसरे पर जाएगा, तीसरे से चौथे पर जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ लिखे हुए हैं केस, इस तरह जाता रहेगा जब तक उसको डिज़ायर्ड, यानी कि जो हमने स्विच में एक्सप्रेशन मैंने आपको बताया था, तब तक जाता रहेगा जब तक उसको कंडीशन के साथ वो मैच नहीं कर देगा। जैसे मैंने आपको बताया था, इसका सिंटेक्स जो था स्विच एक्सप्रेशन से शुरू हो रहा था। एक्सप्रेशन में इंटीजर या कैरेक्टर हो सकता है, मैंने आपको शुरू में बताया। फिर इसके केसेस वगैरह शुरू होंगे, अगर तो वो केस उससे मैच करेगा इंटीजर या कैरेक्टर जो हमने कंडीशन में रखा होगा, तो फिर वो एग्जीक्यूट कर देगा और बाहर आ जाएगा। अगर नहीं करेगा तो फिर वो सारे केसेस को चेक करेगा, दूसरे के बाद तीसरा। अगर तो कोई भी नहीं मैच किया स्विच एक्सप्रेशन जो हमने लिखी है उससे, तो फिर क्या करेगा, ये डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट होती है, हमने एंड पे लगाई होती है। तो फिर इसका काम जो है काफ़ी वो बढ़ जाता है, इसकी इमेज जो है काफ़ी बढ़ जाती है। मैंने यहाँ स्टार लगाया है क्योंकि इसकी इमेज की वजह से जब कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, आप इसको लिख भी सकते हैं कहीं इस बात को मेरी, अगर कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट, तो ये जो है डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट जो है ये एग्जीक्यूट होगा, इसकी अहमियत काफ़ी बढ़ जाएगी। अगर तो स्टेटमेंट इससे पहले ही एग्जीक्यूट होगी ये स्टेटमेंट, तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, इसको हम ना भी लिखें तो ये ऑप्शनल होगा। लेकिन अगर कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं की तो फिर इसका काम बढ़ जाता है, तो हमें ये लिखना ज़रूरी होता है, ताकि कोई अगर स्टेटमेंट ना एग्जीक्यूट की हो तो ये डिफ़ॉल्ट आपको नाम से शो कर रहा है कि गलती से या ये खुद ब खुद ही एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये शुरू में भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है, दरमियान में, स्टार्ट में, कहीं भी आ सकता है, लेकिन मैंने एंड पे लिखा हुआ है, आप इसको कहीं भी लिख सकते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट जो है ये आपको लिखना लाजमी होता है, ये मस्ट है। अगर तो आप ये नहीं लिखेंगे तो जो हमारा केस मैच कर गया है, तो वो उसके बाद भी जो केसेस आने वाले हैं जो कि हमें ज़रूरत नहीं है मैच करने की उनसे, तो वो ये उनको भी एग्जीक्यूट करा देगा अगर आप ब्रेक स्टेटमेंट नहीं डालेंगे तो इसका डालना ज़रूरी होता है आपके लिए, ताकि जो हमारा केस मैच कर गया है तो वो फ़ौरन बाहर आ जाए और बाकी केसेस को वो एग्जीक्यूट ना करे, उसको छोड़ दे, इग्नोर कर दे। तो इसका काम ये होता है, अगर नहीं लगाएंगे तो वो भी एग्जीक्यूट कर देगा, तो आपकी आउटपुट में मसला आ सकता है। तो आप इसको लगाएं ब्रेक स्टेटमेंट को, ताकि आपकी आउटपुट सही आए। इसके बाद जो थर्ड है वो रिपीटेटिव स्ट्रक्चर है, यहाँ से लूप भी कहते हैं, आइटरेटिव भी कहते हैं। इसमें लूप्स वगैरह चलती हैं कि चीज़ अपने आप को बार बार रिपीट करती है कंडीशन के बेस पर। जब तक हमने कंडीशन दी है वो 10 से करें या 20 से करें तो वो चीज़ चलती रहेगी। इसमें कोई भी चीज़ तब तक रिपीट होगी जब तक हमने उसको ख़ास किस्म के नंबर दिए होंगे, यानी कि कंडीशन में नंबर दिया हुआ 10, कि वो 10 दफ़ा चले, 20 दफ़ा चले, यानी कि स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम तक कोई भी चीज़ अपने आप को रिपीट करेगी। इसमें डिफरेंट लूप्स, इसमें एग्जांपल है इसकी, डू वाइल लूप है, वाइल लूप है, फॉर लूप है, बहुत सारी इसकी एग्जांपल हैं। तो इसकी जो पहली एग्जांपल है वाइल लूप है। वाइल में क्या होता है, वाइल कंडीशन होती है, इसमें स्टेटमेंट्स होती हैं। अगर तो ये ट्रू करके कंडीशन तो ये अंदर आएगा, चलेंगी। अगर तो ये फॉल्स हो गया तो ये अंदर नहीं आएगा, एक दफ़ा भी नहीं चलेगा ये, इसका ये थोड़ा डिसएडवांटेज है। इसके मुकाबले में जो डू वाइल होता है वो ज़्यादा अच्छा काम करता है, वो मैंने नीचे लिखा हुआ है, मैं आपको अभी बताता हूँ उसके बारे में। तो ये अगर ट्रू हो गया तो चलेगी, अदरवाइज़ नहीं चलेगी, इसका ये डिसएडवांटेज है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड काम करेगा। अगर तो कंडीशन ट्रू हुई तो ये काम करेगा, अगर फॉल्स हुई तो नहीं काम करेगा, कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा। इसके बाद डू वाइल है। डू वाइल में वो क्या कहता है, डू वाइल में कहता है कि इसमें सबसे पहले डू जो कीवर्ड है वो आता है, डू डू कीवर्ड आता है, लेकिन डू कीवर्ड आता है और कर्ली ब्रैकेट ओपन होती है और फिर स्टेटमेंट्स आती हैं सारी जितनी भी आप लिखना चाहते हैं, और फिर ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी और वाई कंडीशन आएगी। यानी कि आपने इसमें नोट करना है कि इसमें कंडीशन जो है वो बाद में आएगी, लेकिन जो स्टेटमेंट्स हैं, कीवर्ड है, यहाँ की स्टेटमेंट्स हैं वो जो है वो पहले आएंगी। आप इसको कोई भी नंबर दे सकते हैं। सबसे पहले इसी कंडीशन होती है वाइल में, जो मैंने ऊपर पढ़ा, लेकिन
जो इसमें हमने पढ़ा है वो इसका उल्टा है। इसमें डू कीवर्ड भी आ गया है और कंडीशन भी और स्टेटमेंट्स भी इसकी सबसे पहले आ गई हैं, और जो कंडीशन है जो पहले आनी चाहिए थी वो बाद में आ गई है, जो इसकी खासियत है, खूबी है, जिसकी वजह से इसका नाम डू वाल पड़ा गया। इसमें क्या होता है कि इसमें अगर तो कंडीशन ट्रू है तो ये सबसे पहले ये अंदर आएगा और ये स्टेटमेंट जो है इसको एग्जीक्यूट कराएगा, क्योंकि कंडीशन तो हमने डाली नहीं हुई पहले, तो वो काम तो इसी तरह करता है कि कंडीशन के बेस पर एग्जीक्यूट करता है स्टेटमेंट्स को। लेकिन यहाँ हमने कंडीशन नहीं डाली हुई कोई भी, तो वो क्या करेगा, अंदर आएगा, एक दफ़ा एग्जीक्यूट करेगा तो फिर जाएगा कंडीशन पर। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो वो एग्जीक्यूट करेगा। यानी कि आप इसको इस तरह कर लें, मैं थोड़ा शायद गलत बोल गया हूँ। आप कंडीशन पहले आएगा, फर्स्ट करें पहले ही कंडीशन पर आएगा। अगर तो ये ट्रू हुई फिर तो एग्जीक्यूट करेगा इसको, अगर ये फॉल्स भी हुई तो फिर भी इसको एक दफ़ा एग्जीक्यूट करेगा। मेरे कहने का पॉइंट ये था, मकसद ये था, तो मैं इसको ज़रा थोड़ा डिफ़िकल्ट की तरफ ले गया। इसमें पहले कंडीशन की तरफ आएगा यहाँ भी, फिर इसको एग्जीक्यूट करेगा स्टेटमेंट्स को, अगर तो ये कंडीशन ट्रू हुई। अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो फिर भी ये एग्जीक्यूट करेगा एक दफ़ा। ये वाइल की तरह नहीं है कि ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा, कम से कम एक दफ़ा एग्जीक्यूट ज़रूर करेगा ये, अगर कंडीशन फॉल्स भी हुई। ये इसका एडवांटेज है। तो इसीलिए आप इसको डू को भी ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक प्रोग्राम वगैरह में, तो ये आपका अच्छा काम करेगा, इजी काम करेगा। इसके बाद जो अगली एग्जांपल है वो है फोर लूप। फोर लूप भी इसका सिंटेक्स है, इसमें इनिशियलाइजेशन होती है कि कोई भी हमने बताना है, वेरिएबल डिक्लेयर करना है, डिक्लेयर करने के बाद उसकी हम टर्मिनेटिंग कंडीशन देंगे, लेकिन उससे दरमियान में क्या आएगा, ये टर्मिनेटिंग सेमीकोलन। फ़र्ज़ करें हमने यहाँ डिक्लेयर किया इंटीजर एक्स, ये इसकी जगह इनिशियलाइजेशन की जगह, और यहाँ टर्मिनेटिंग कंडीशन में हमने, टर्मिनेटिंग से मुराद कोई भी कंडीशन जो रोक दे उसको, हमने कहा कि वो एक्स जो होगा इज इक्वल होगा 5 तक, यानी कि 5 तक चलेगा। उसके बाद हमने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना है, यानी कि एक्स प्लस प्लस होता रहे, यहाँ एक्स माइनस माइनस होता रहे, जो भी आप करना चाहते हैं प्रोग्राम के कंडीशन के मुताबिक। इसमें भी स्टेटमेंट्स होंगी इन तीन चीज़ों के बाद। अगर तो वो जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी, जब तक 5 ये नहीं आता, उसी जब तक ये 5 नहीं आता, एक्स 5 से इक्वल नहीं आता, तो ये तब तक चलता रहेगा। कर्ली ब्रैकेट ओपन में, कर्ली ब्रैकेट ओपन से क्लोज में जो स्टेटमेंट्स हैं चलती रहेंगी। अगर तो वो 5 आ जाएगा तो ये फाल्तू हो कर बाहर आ जाएगा, या अगर उसे 6 आ जाएगा तो वो चेक करेगा कि ये तो कंडीशन बड़ी हो गई है, तो ये फिर बाहर आ जाएगा सारी स्टेटमेंट को छोड़कर, तो ये हमारा फॉर लूप जो है वो एंड हो जाएगा। ये इस तरह काम करेगा। ये भी सिंपल है, काम करते समय कोई इतना मुश्किल नहीं है। इसमें भी क्या होता है, इसमें भी जब तक आपकी कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होते रहेंगे। जैसे ही आपकी कंडीशन फॉल्स हुई तो ये बाहर आ जाएगा, आपका फॉर लूप एंड हो जाएगा, और स्टेटमेंट जो है ये लिखी हुई हमने, फिर ये एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएंगे। ज़ाहिर सी बात जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो फिर वो चीज़ नहीं चलेगी, कंडीशन या स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगी। इसके बाद जो फाइनली लास्ट में है वो फंक्शन कॉल है, इसका फोर्थ इसका जो टाइप है। फंक्शन कॉल में क्या होता है फंक्शन कॉल में एक इसमें वन ब्लॉक जो है, यानी कि आप इसको इस तरह समझें कि स्टेटमेंट्स हमारे पास आ रही हैं, इसमें भी वही काम है। स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास, वो आ रही है कि बाद दूसरी दूसरी के बाद तीसरी, इसमें एक फंक्शन कॉल आता है, एक ऐसा पॉइंट आता है, ब्लॉक आता है, ब्लॉक ऑफ कोड आता है जो कि इसको कॉल करता है। यानी कि इसमें फंक्शन एक ऐसा पॉइंट था जहाँ इसको कॉल किया जाता है। तो ये क्या करता है, ये जहाँ ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर रहा था इसको छोड़कर उस ब्लॉक पर चला जाता है, या उस कॉलिंग प्लेस पर चला जाता है जहाँ उसको कॉल किया जाता है कि यहाँ आके वो काम परफॉर्म करे, फिर वो वहाँ जाए जहाँ वो अपना काम पहले परफॉर्म कर रहा था। तो जहाँ इसको कॉल किया जाएगा तो ये वहाँ से जाएगा उस जगह जहाँ इसको कॉल किया गया है कि यहाँ आके वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करें सारी, तो फिर ये वहाँ वापस जाए जहाँ ये पहले काम कर रहा था, फिर वहाँ जाके फ़ौरन जो उसकी स्टेटमेंट्स रह गए उसको एग्जीक्यूट कराए। इस तरह काम करता है। यानी कि इसको कॉल स्टेटमेंट चल रही हैं, जैसे इसको फंक्शन कॉल हुआ तो वहाँ से वो वहाँ जाएगा जहाँ इसको कॉल किया गया है, उस ब्लॉक पहले एग्जीक्यूट करेगा,
फिर ये उस ब्लॉग पर आएगा जहाँ इसको कॉल किया गया था। फिर ये वहाँ आके फटाफट स्टेटमेंट्स जो है इसको एग्जीक्यूट करेगा। अब इस स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा और फिर ये प्रोग्राम एंड हो जाएगा। और इसी तरह ये हमारा जो आज का लेक्चर है कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में वो भी एंड हुआ। तो आप मुझे इस वीडियो के बारे में ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, कॉलेज या यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के साथ, क्योंकि मैंने बहुत ईजी रख कर ये लेक्चर बनाए हुए हैं। और मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दूंगा जो कि मैंने अपनी ड्राइव बनाई हुई है, तो वो उस ड्राइव को सिर्फ वो लोग एक्सेस कर पाएंगे। उसमें पहली बात तो ये है कि उसमें बुक्स होंगी, आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने आई टी फील्ड के रिलेटेड या कंप्यूटर साइंस की फील्ड के रिलेटेड जो भी बुक्स होंगी आपको चाहिए होंगी वो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री। लेकिन आपको उससे पर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। उस लिंक को सिर्फ वही लोग एक्सेस कर पाएंगे जो लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि हमने बहुत मेहनत करके वो बनाई हुई है ड्राइव। तो हमारा भी कोई थोड़ा फ़र्ज़ बनता है कि हम आपसे उसके लिए कुछ चीज़ें लें। तो आप उसको तभी एक्सेस कर पाएंगे जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और जो मैं लिंक दूंगा उसको भी सब्सक्राइब करेंगे, उस चैनल को भी, तभी आप उसको एक्सेस कर पाएंगे उस फाइल उस ड्राइव को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, अल्लाह।